Okay, so in last class we were talking about the properties of boron and aluminium. बोरॉन के केस में ये क्वेश्चन जो था, बोरॉन इज अनेबल टू फॉर्म BF63 नेगेटिव आयन। इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। बोरॉन और एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के बारे में बताया था कि एल्यूमिनियम के पास क्या होता है, 3D ऑर्बिटल होता है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल, जो जिसकी एनर्जी 3p के बाद आती है। सो हमारे पास था यहाँ पे 3s, वी वर हैविंग 3s एंड 3p। इसके आगे एक ऑर्बिटल आता है 3D। जो 3D है वो है लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक, तो लो लाइन वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे अगर लोन पेयर अगर ऐड होते हैं तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे उसकी कोवेलेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब ज़्यादा एल्यूमिनियम ज़्यादा बॉन्ड बना सकता है। ऑल्दो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन है, तो थियोरेटिकली उसे 3 ही बॉन्ड बनाने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि F नेगेटिव आ जाता है, 1 2 एंड 3। 3 F नेगेटिव आने की वजह से F नेगेटिव F नेगेटिव F नेगेटिव, तो 3 F नेगेटिव अपने क्या करते हैं, लोन पेयर डी ऑर्बिटल में छोड़ देते हैं। डी ऑर्बिटल में देने की वजह से क्या होता है कि इसके जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होते हैं एल्यूमिनियम के, वो इंक्रीज हो जाते हैं। सो रीजन क्या है कि एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन एंड सो ऑन, दे कैन expand their octet due to the presence of low lying vacant d orbital। ठीक, सो यही रीजन है। अब जब हम लोग कार्बन के बारे में बात करेंगे तो उसमें सिलिकॉन ग्रुप भी मैक्सिमम कोवलेंसी इंक्रीज हो जाएगी। फॉस्फोरस की बात करेंगे तो भी वहाँ पे यही केस आएगा। सल्फर की बात करेंगे तो भी वहीं यहाँ वहाँ यही केस आएगा कि एल्यूमिनियम, सल्फर, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इन सब के पास क्या होता है, एक वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है जिसकी एनर्जी कम होती है। अब एनर्जी कम होने की वजह से जो लोन पेयर आते हैं वो डी ऑर्बिटल में जा सकते हैं, और अगर वो जाएंगे तो वो ज़्यादा बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, तो BF6 आराम से बन जाता है। BF6 3 नेगेटिव कम, सॉरी, AlF6 3 नेगेटिव जो कंपाउंड है वो बहुत ही आसानी से हमारा बन जाता है। लेकिन BF6 3 नेगेटिव जो कंपाउंड है ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल, डजंट एग्जिस्ट। अब इसके एग्जिस्टेंस का क्या प्रॉब्लम है, इसके एग्जिस्टेंस का ये प्रॉब्लम है कि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। जैसे मैंने बताया था, इसमें क्या है, 2s है, 2p है, और उसके बाद सीधा क्या है, 3s है। और 2p और 3s में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है। इतना ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस होता है कि f ऑर्बिटल 3s में इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, और अगर वो नहीं कर सकता तो एस मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो क्या बना सकता है, सिर्फ BF4 ही बना सकता है। BF4 नेगेटिव ही कंपाउंड बनता है बोरॉन का, BF6 नहीं बनता है। ठीक है, सो हम क्या बोलेंगे, ड्यू टू दी अनअवेलेबिलिटी। ठीक है, एल्यूमिनियम में क्या है, अवेलेबिलिटी है, और बोरॉन में क्या है, अनअवेलेबिलिटी है। सो बोरॉन में अनअवेलेबिलिटी होती है लो लाइंग डी ऑर्बिटल की वजह से, वो अपना वैलेंसी कोवैलेंसी चार से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकता, वो 4 से ज़्यादा बॉन्ड इस पॉइंट पे नहीं बना सकता। ठीक है, नाउ वी हैव टू स्टडी अ फ्यू इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ बोरॉन। सो बोरॉन के कुछ ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे बोरेक्स हो गया, ऑर्थोबोरिक एसिड हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हीं की फॉर्म में ये नेचर में मिलता है। सो पहले हम पढ़ेंगे बोरेक्स के बारे में। तो बोरेक्स बीट टेस्ट भी हम लोग जनरली कराया जाता है, ये मैंने बताया था क्या, नहीं बताया होगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं बोरेक्स के बारे में। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ बोरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड बोरॉन का है, होता क्या है, ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है जिसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2। ये बोरोक्स का फॉर्मूला है। देयर इज अनदर कंपाउंड Na2B4O7.2H2, उसको हम लोग किसी और नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें इट हैज़ टेट्राहेड्रल यूनिट्स। टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं B4O5OH4 की।
सो B4O5 B4O5 OH4 2 नेगेटिव इसे बोला जाता है पहली चीज। और ये इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। तो इसमें 4 टेट्राहेड्रल यूनिट्स जुड़ती हैं और वो ये बोरेक्स कंपाउंड बनाती हैं। बोरेक्स क्या है? बोरेक्स डिसॉल्व इन वाटर, ये आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाता है टू गिव एल्कलाइन सॉल्यूशन। तो ये क्या है? ऑब्वियसली बोरेक्स क्या है? बेस है। बोरेक्स बेस क्यों होता है? क्योंकि इट डिसॉल्व्स इन वाटर, इट प्रोड्यूसेस बेस। ठीक है, तो जब वैसे तो ये सॉल्ट है, ठीक है, Na2B4 सॉल्ट। अब सॉल्ट भी मैंने तुम्हें बताया इक्विलिब्रियम के केस में कि एक सॉल्ट होता है एसिड और एक सॉल्ट होता है बेस। सो एसिड बेस सॉल्ट क्या करते हैं? हम लोग वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं और यहाँ से रिएक्शन पे NaOH और ऑर्थोबोरिक एसिड मिलते हैं। NaOH क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है एंड ऑर्थोबोरिक एसिड इज वीक एसिड। तो जो ओवरऑल सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है? बेसिक हो जाता है। बेसिक, thus Na2B4O7 is a basic salt। तो इसलिए ये एक बेसिक सॉल्ट की तरह काम करता है। ओके, सो नेक्स्ट इज द मेटाबोरेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल। अब ये जो बोरेट्स होते हैं इनके साथ अगर सोडियम जुड़ा है तो वो सोडियम बोरेट, और अगर उसके साथ कोई और जुड़ गया, जैसे आयरन जुड़ गया, कोबाल्ट जुड़ गया, कॉपर जुड़ गया, सो इनको हम लोग बोलते हैं मेटाबोरेट्स। तो ये जो बोरेट्स होते हैं इनको हीट करके ये बन जाते हैं मेटल बोरेट्स, और इसे मेटाबोरेट्स भी बोला जाता है। मेटल के साथ ये रिएक्ट तो कर जाता है। अब जब ये रिएक्ट करता है तो इनका जो कलर होता है वो करेक्टरिस्टिक कलर होता है। करेक्टरिस्टिक कलर मतलब करेक्टरिस्टिक्स वो होते हैं जिनसे कोई चीज़ पहचानी जाती है। तो उनके जो करेक्टरिस्टिक कलर है उसकी वजह से हम लोग इसको यूज़ करते हैं ट्रांजिशन मेटल को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट ऑक्साइड या कोबाल्ट का कोई सॉल्ट ले लो, वो बोरेट के साथ रिएक्ट करके कोबाल्ट बोरेट बना लेगा, और इसका क्या होता है? ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है? हम बोरेक्स लेते हैं, बोरेक्स बीट टेस्ट इसे बोला जाता है। होता क्या है बोरेक्स बीट टेस्ट में? हम लोग लेते हैं बोरेक्स, इसको पहले हम लोग हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है मेटाबोरेट। मेटाबोरेट बेसिकली क्या है कि इसके अंदर वाटर रिलीज हो गया, तो इसमें से बोरेक्स में से हीट करेंगे तो उसमें से वाटर निकल जाएगा, ये मेटाबोरेट बनेगा। इसके साथ अब अगर हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट डालेंगे, जैसे कोबाल्ट डाला तो ये कोबाल्ट बोरेट बन जाएगा। कोबाल्ट जब बोरेट बनेगा तो इसका जो कलर होगा वो बन जाएगा ब्लू। अगर कॉपर होगा तो उसका कलर बन जाएगा रेड। इसी तरीके से अलग अलग ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ क्या होता है? उसका अलग अलग कलर होता है। तो अगर तुम्हारे सॉल्ट में कोई ट्रांजिशन एलिमेंट है, जैसे आयरन हुआ, कोबाल्ट हुआ, कॉपर हुआ, तो तुम मिक्सचर लेते हो, बोरिक्स लेते हो और उसे हीट करते हो। हीट करने पे तुम कलर देखते हो, कलर के बेसिस पे तुम पहचान जाते हो कि ये मेटल कौन सा होना चाहिए। अगर कलर ब्लू आया है तो कोबाल्ट होगा, अगर कलर रेड आया है तो कॉपर होगा। सो दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। इस तरीके से हम लोग क्वालिटेटिवली आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा एलिमेंट हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है। अगर मैं तुम्हें एक पाउडर दे दूं, उसमें 4-5 सॉल्ट मिला के दे दूं और तुमसे बोलूं कि इसमें को फाइंड आउट करो कि इसमें से कौन से हैं, तो इसमें से एक टेस्ट हम लोग बोरेक्स बीट टेस्ट भी करेंगे, जस्ट टू फाइंड आउट कि इसके अंदर कोई ट्रांजिशन एलिमेंट तो नहीं है। ठीक, नेक्स्ट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। ऑर्थोबोरिक एसिड इज बेसिकली H3PO3। H3PO3 जैसे फॉस्फोरिक एसिड होता है H3PO3, PO4 होता है, इसी तरीके से ये होता है H3PO3। अब H3PO3 का अगर मैं स्ट्रक्चर निकालूं तो ये हो गया OH OH OH। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है अभी थोड़ी देर में, आई विल बी टेलिंग यू। ये क्या होता है? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सॉलिड है और किस तरीके का वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और यहाँ पे
सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है विद द सोपी टच। सोपी टच का क्या मतलब है, जैसे हम लोग साबुन के ऊपर हाथ लगाते हैं, किसी भी सोप के ऊपर हाथ लगाते हैं तो वो बहुत सोपी सा फील होता है, ठीक है। उसी तरीके से ये ऑर्थोबोरिक एसिड भी फील होता है। अब जो बेसिस होते हैं उनका काम होता है दे आर सोपी इन टच, बट ये एक पहला ऐसा एसिड है जिसका खुद का टेक्सचर क्या होता है, सोपी होता है, ठीक है। हाथ में लगाओगे तो वो बहुत सोप जैसा लगेगा, जैसे तुमने साबुन हाथ में लगा रखा है। सो उस तरीके का जो टच होता है वो ऑर्थोबोरिक एसिड में आता है। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तुम्हें याद रखना है कि H3PO3 इज द ओनली एसिड जो सोपी टच दिखाता है। अदरवाइज सोपी टच दिखाने की जो प्रॉपर्टी होती है वो बेसिस की होती है, एसिड्स की नहीं होती है। सो H3PO3 इज एन एसिड, और जो कि क्या दिखाता है, सोपी टच दिखाने की कोशिश करता है। H3PO3 इज H3PO3 is basically slightly soluble in water, लेकिन हॉट वाटर में उसकी solubility क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। बनाते कैसे हैं, इसे बनाते हैं बोरेक्स से ही है। सो बोरेक्स लेते हैं, Na2B4O7.10H2 हीट करके मेटाबोरेट बन जाएगा। उसमें अगर हम लोग HCl डालेंगे तो हमारे पास NaCl बनेगा, और फिर उसमें NaCl बनता है और साथ में हमें क्या मिल जाता है, बोरिक एसिड। ठीक है। इसको हम लोग फर्दर भी बना सकते हैं यूजिंग हाइड्रोलिसिस ऑफ मोस्ट ऑफ द बोरिन कंपाउंड्स। तो बोरिन के हाइड्राइड, हैलाइड, इन सबको अगर तुम हाइड्रोलाइज करोगे, मतलब वाटर ऐड करोगे, तो तुम्हें बोरिक एसिड मिल जाएगा। जैसे मैं BCl3 लेता हूँ। तो इस तरीके से तुम्हें बोरिक एसिड आराम से मिल सकता है। एक सेकेंड। अब ये जो बोरिक एसिड होता है, ये जो बोरिक एसिड है, इट इज़ अ वीक मोनोबेसिक एसिड। क्या है, ये एसिड है। अब तुम ये भी बोल सकते हो कि बोरिक एसिड तो बेस भी हो सकता है। तो ये बेसिक तो नहीं है, ये क्या है, एसिडिक है। एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है, और वाटर के साथ रिएक्ट करके BOH4 बनाता है, प्लस H पॉजिटिव देता है। तो इसमें क्या है कि H2O है, H2O को तुम कंसिडर करो H प्लस प्लस OH नेगेटिव। OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक करेगा, क्या बना देगा, BOH4 नेगेटिव और H प्लस दे देगा। सो बोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड। As it accepts one OH negative ion to produce H plus ion in water, ठीक है। सो ये ही पूछा जाता है, जनरली यही पूछा जाता है कि बोरिक एसिड एसिडिक क्यों है, क्योंकि अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये तो OH नेगेटिव रिलीज कर सकते हैं, जैसे B, तो ये बेस होना चाहिए, है ना। बट ये ऐसा है नहीं, कि क्योंकि जो बोरॉन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो नहीं टूटता। अगर तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में पता होगा तो पहली चीज़, जो भी एलिमेंट्स ग्रुप के सबसे ऊपर बैठे होते हैं वो हमेशा ही कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड को वाटर में तोड़ना इतना आसान नहीं होता। आयनिक बॉन्ड जो है वो वाटर में टूट जाता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड कभी भी वाटर में डिसोसिएट नहीं होता है। सो कोवलेंट बॉन्ड नहीं टूटेगा तो ये बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अगर ये बॉन्ड नहीं टूटेगा तो OH नेगेटिव आयंस रिलीज वाटर में नहीं होंगे। दैट क्लियरली सजेस्ट कि ये जो बोरिक एसिड है वो बेसिक नहीं है। अब ये एसिडिक है, तो इसका मतलब ये क्या H प्लस देता है, नहीं, ये H प्लस नहीं देता, ये OH नेगेटिव आयन दे देता है, ले लेता है। अब बोलने के लिए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे रिलीज कर देगा, H प्लस रिलीज कर देगा, बट ये ऐसा भी नहीं है। ये क्या करता है, ये लुईस एसिड होता है, और लुईस एसिड
लुईस एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। सो वाटर है, वाटर के पास ये है तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, और हमारे पास इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है, 3 OH थे और ये जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे अटैच हो गया। जैसे ही वाटर ने 3 बॉन्ड बनाया उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये स्टेबल तो है नहीं, तो इसके इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ पे क्या बना लेगा, BOH4। बोरॉन के ऊपर ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, प्लस H पॉजिटिव। सो इस तरीके से H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाता है, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में इंक्रीज हो जाती है और इससे pH डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ये जो कंपाउंड है वो एसिडिक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन यही आता है कि हाउ बोरिक एसिड एक्ट एज एन एसिड ऑल्दो इट हैज 3 OH एटम्स। तो ये है कि ये लुईस एसिड है और ये हाइड्रोक्साइड आयन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो BOH3 प्लस ट्वाइस ऑफ H2, BOH4 प्लस थ्राइस ऑफ, सॉरी, H3O पॉजिटिव, ठीक है। इसको H प्लस भी लिख सकते हो, H3 पॉजिटिव भी लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। On heating orthoboric acid above 370 degrees Celsius form metaboric acid HbO2 which on further reaction yields boric oxide. So जब बोरिक एसिड को हीट करते हैं तो वो बोरेट दे देता है मेटाबोरिक एसिड दे देता है, और उसको फर्दर हीट करते हैं तो उसको बोरिक ऑक्साइड मिल जाता है। कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कॉल्ड द हाइड्राइड ऑफ बोरॉन, बोरॉन हाइड्राइड, या फिर इसे डाइबोरेन भी बोला जाता है। ठीक है। सो बोरॉन, द सिंपलेस्ट बोरॉन हाइड्राइड नोन एज डाइबोरेन, सबसे सिंपल जो मिलता है वो डाइबोरेन मिलता है। अब बोरॉन तो BH3 भी बना सकता है, बट BH3 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये फॉर्म एग्जिस्ट करता है B2H6 डायमर फॉर्म में। सो ये हो गया मोनोमर, और फिर इसके जब दो मॉलिक्यूल एक साथ जुड़ जाएंगे तो इसमें 2 हो जाएगा, इससे 2 मल्टीप्लाई करूँ तो 2, और ये 3 2 6, और ये हो गया डाइबोरेन। सो ये तुम्हें याद रखना है कि BH3 एज इट इज स्टेबल नहीं होता, वो क्या किस फॉर्म में स्टेबल होता है, एक डायमरिक फॉर्म में स्टेबल होता है। अब बनाते कैसे हैं, हम लोग इसे हैलाइड लेंगे और उसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालेंगे तो बोरॉन हाइड्राइड आराम से बन जाता है। जैसे BF3 है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सो ये हाइड्राइड देता है, बोरॉन हाइड्राइड, तो हाइड्राइड मतलब H नेगेटिव। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड H नेगेटिव बोरॉन को दे देते हैं, जिसकी वजह से बोरॉन BH3 या फिर डाइबोरेन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा एक लेबोरेटरी मेथड है जिसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम लोग आयोडीन से रिएक्ट करते हैं और हमें डाइबोरेन मिल जाता है, ठीक है। ये तुम्हें याद करने होंगे, इनको देख लेना। सो डाइबोरेन इज ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, अगर हम लोग इंडस्ट्री में अगर हमें बनाना है तो हम लोग BF3 लेते हैं और उसमें सोडियम हाइड्राइड उसमें ऐड करते हैं, वी गेट B2H6 एंड 6 ऑफ सोडियम क्लोराइड। सो ये जो इंडस्ट्रियल स्केल पे जो मेथड होता है उसमें केजीज और टन्स में ये डाइबोरेन बनाया जाता है, और ये बहुत ही कन्वीनियंट मेथड होता है। BF3 को सोडियम हाइड्राइड से रिएक्ट कराओ एंड यू विल गेट B2H6। अब ये जो डायबोरेन है ये होता है कलरलेस है, साथ में हाईली टॉक्सिक गैस होती है, डेथ भी हो सकती है इससे। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 180 डिग्री हो सकता है। डायबोरेन कैचेस फायर स्पॉन्टेनियसली अपॉन एक्सपोजर एन एयर, तो अगर एयर है उसके सामने तो वो एकदम से जल जाएगा। सो B2H6 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कंबशन होता है तो B2O3 ऑक्साइड बनाता है और साथ में वाटर बनाता है। अब देखो कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है एक मोल से, -19.1976 किलो जूल पर मोल। सो 1976 किलो जूल पर मोल की एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है। अगर मैं एक H प्लस एक एसिड और एक बेस को अगर मैं कंबाइन करूं तो दे गिव्स -55.55 किलो जूल पर मोल की एनर्जी यहाँ से रिलीज होती है। लेकिन इस केस में क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, दैट क्लियरली इंडिकेट्स कि ये जो कंपाउंड है ये स्पॉन्टेनियसली बर्न हो जाएगा और इसे प्रोडक्ट देगा जो कि हाईली स्टेबल। अब डायबोरेन का स्ट्रक्चर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपाउंड है।
इंटरेस्टिंग किस लिए है, क्योंकि अगर BH3 हम लोग देखें तो BH3 को तो ऐसे ही एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये क्या करता है कि ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। ठीक है। सो अब हाइड्रोजन के पास लोन पेयर तो है नहीं, जैसे जैसे एल्यूमिनियम और इनके फ्लोराइड्स होते हैं तो उनके पास तो लोन पेयर होता है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत ही अलग तरीके का बॉन्ड बनता है। अब तुम यहाँ पे स्ट्रक्चर देख सकते हो। इस स्ट्रक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि अब जब इसकी स्टडी की जाती है, तो पहली चीज इसमें दो तरीके के हाइड्रोजन हो गए। ये हो गया टर्मिनल, और ये वाले जो हो गए ये हो गए ब्रिज्ड। ब्रिज मतलब दो बोरॉन के बीच में एक ब्रिज बना रखा है। अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक प्लेन में है, और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से ऊपर है, और ये जो हाइड्रोजन है वो प्लेन से नीचे है। ठीक है। जैसे अगर मैं बुक बनाऊँ यहाँ पे, सो जो बीच का जो हाइड्रोजन होगा वो इसके ऊपर होगा, ये चारों हाइड्रोजन इधर होंगे, और ये जो हाइड्रोजन है वो इसके ऊपर होगा, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो उसके नीचे होगा। तो इसी तरीके से बना रखा है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की साइड पे है, और ये हाइड्रोजन क्या है, ये नीचे की साइड पे, प्लेन में नहीं है। तो इसमें क्या होता है, चार टर्मिनल बॉन्ड्स होते हैं और दो एंड टू ब्रिजिंग BH बॉन्ड, दो ब्रिजिंग BH बॉन्ड है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, वैसे तो इन रेजोनेंस वगैरह की हम लोग बात करते हैं तो सबकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो सेम होती है, लेकिन जब इनकी बॉन्ड लेंथ चेक करी गई तो जो टर्मिनल वाले जो बॉन्ड्स हैं उनका है 134 पिकोमीटर, और ये जो ब्रिजिंग बॉन्ड्स हैं इनका जो बॉन्ड लेंथ है वो है, नहीं उल्टा हो गया, ये तो 119 है, 119, और इनका जो एंगल है वो 134 पिकोमीटर है। इसका मतलब क्या है कि ब्रिजिंग BH bonds are longer than terminal one। तो ब्रिजिंग के जो BH बॉन्ड हैं वो काफी लंबे हैं एज कंपेयर टू द टर्मिनल BH बॉन्ड्स। तो ये इसमें मेजरली डिफरेंस है। अब ये जो बॉन्ड बना है, अगर मैं इसको अगर मैं इसकी अच्छे से बात करूं तो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आता है। अब पहले इसको बना के देखते हैं। सो दो इलेक्ट्रॉन थे यहाँ पे एक इधर शेयर हुआ, एक यहाँ पे इधर शेयर हुआ, एक यहाँ पे, इसी तरीके से अब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है और इस हाइड्रोजन के पास भी लोन पेयर नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है कि ये इधर से बॉन्ड बना रहा है। अभी किस तरीके का बॉन्ड बन रहा है हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा। ये जो बॉन्ड है, वैसे जो अगर क्लोरीन मैं यहाँ पे लगाऊं तो क्लोरीन के पास तो लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरीन अपना लोन पेयर देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे बना सकता है, या इसका क्लोरीन है तो ये इसके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ये चीज़ तो पॉसिबल हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन डजंट हैव एनी नेगेटिव चार्ज और लोन पेयर। तो ये जो बॉन्ड है ये किस तरीके से बना है, ये एक बहुत ही नए तरीके का बॉन्ड होता है, बहुत ही अजीब बॉन्ड होता है, और इसको इसको बोला जाता है, नाम तो वैसे इसका कई तरीके का है, लेकिन जो हमारे मैटर ऑफ इंटरेस्ट है वो है थ्री सेंटर्ड टू। इस बॉन्ड को बोलते हैं थ्री सेंटर्ड टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड।
क्या है, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड मतलब इट है बॉन्ड क्या बना है, जो एक बॉन्ड होता है जैसे बी और एच का जो बॉन्ड होता है उसके अंदर कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बनता है और किसके बीच में बनता है, 2 एटम्स के बीच में बनता है। यहाँ पे 3 एटम के बीच में बॉन्ड बना है। और ये जो 3 एटम के बीच में जो बॉन्ड बना है वो सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से बना है। ठीक है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पहले यहाँ पे होते हैं, फिर वो यहाँ जाते हैं, फिर वो वापस यहाँ आते हैं, फिर वो वापस जाते हैं, फिर वापस आते हैं। तो ये एक नए टाइप का बॉन्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ये जो बॉन्ड है ये नॉर्मल ही है, क्योंकि इसमें क्या है कि यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मुझे इसमें बोलना हो तो मैं इसे बोलूँगा 3 सेंटर्ड 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, विच इज़ वेरी नॉर्मल थिंग। कि अगर 3 एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड बनेंगे, और 2 बॉन्ड बनेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। यहाँ पे क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 ही हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन तो से तो एक बॉन्ड बनता है। बट ये बोरॉन क्या कर रहा है, एक अजीब सी प्रॉपर्टी शो कर रहा है जिसमें उसके 2 इलेक्ट्रॉन से 2 बॉन्ड भी बन रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन रेजोनेट करता है, कभी इस बॉन्ड पे 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 है। तो इस तरीके से वो कॉन्टिन्यूसली रेजोनेट करता चला जाता है और ये बॉन्ड रहता ही है हमेशा के लिए। सो ये जो नया टाइप का बॉन्ड है इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। वी हैव 3 सेंटर, सेंटर 1, सेंटर 2 एंड सेंटर 3। और 2 इलेक्ट्रॉन है, ये हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 2 इलेक्ट्रॉन मिलके ये BHP ब्रिजिंग बॉन्ड्स ये प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ये एक ब्रिजिंग बॉन्ड हो गया, ठीक है। दूसरा इसका नाम है कि इट इज इन द शेप ऑफ अ बनाना, तो इसे हम लोग मैनी टाइम्स बनाना बॉन्ड भी बोलते हैं। और ये बोरॉन के अलावा किसी और एलिमेंट में नहीं देखा जाता, ठीक है। सो द 4 टर्मिनल BH bonds are regular। यहाँ पे लिखा होगा, पूरा नहीं लिखना। डिस्क्राइब इन द टर्म ऑफ 3, और बाकी उधर है सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब ये हम लोगों ने देख लिया इसी तरीके का बॉन्ड होता है, इस तरीके का, ठीक है। बनाना की शेप में है तो इसे बनाना बॉन्ड भी कई बार बोला जाता है। So boron also form a series of hydridoborates। तो बोरॉन कई बार हाइड्राइडोबोरेन्स भी बनाता है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है BH4 नेगेटिव। तो BH3 है, BH3 होने के बाद वो क्या करता है, एक हाइड्राइड के साथ बॉन्ड बना लेता है। सो वो बन जाएगा BH4 नेगेटिव, और इसको हम लोग बोलेंगे हाइड्राइडोबोरेट। सो लिथियम हाइड्राइडोबोरेट या सोडियम टेट्राहाइड्रोबोरेट भी मिलते हैं, और इन्हें हम लोग बोरोहाइड्राइड्स भी बोलते हैं, जैसे सोडियम बोरोहाइड NaBH4, लिथियम बोरोहाइड LiBH4, एल्यूमिनियम बोरोहाइड LiAlH4। ठीक। तो ये जो बोरेट्स हैं ये हमारे पास हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम बोरोहाइड, दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। ये बता रखा है कि कैसे उसकी प्रिपरेशन है। जैसे तुम सोडियम हाइड्राइड लोगे और B2H6 के साथ ट्रीट करोगे तो NaBH4 प्रोड्यूस होगा। लिथियम हाइड्राइड के साथ करोगे तो LiBH4 यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट वी कम टू द यूजेस ऑफ बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। अब बोरॉन और एल्यूमिनियम कहाँ कहाँ यूज होता है। बोरॉन इज एक्सट्रीमली हार्ड रिफ्रैक्टिव सॉलिड। पहली चीज़ हमें पता है कि वो ब्लैक ग्रे कलर का होता है, बहुत हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, और लो कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि इसके जो मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से उसकी लेटेस्ट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा होती है, उसको इतनी आराम से तोड़ा नहीं जा सकता। दूसरी चीज़, सिंस ये मेटल नहीं है, ये नॉन मेटल है। नॉन मेटल क्या होंगे, अच्छे कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं होंगे। तो बोरॉन के साथ भी वही हाल है कि वो अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अब बोरॉन कहाँ यूज़ होता है, बोरॉन के जो फाइबर्स होते हैं उन्हें यूज़ किया जाता है बुलेट प्रूफ वेस्ट बनाने में, ठीक है। जैसे पुलिस वगैरह में यूज़ होते हैं बुलेट प्रूफ वेस्ट यूज़ होती है, जिससे कोई तुम्हें गोली मारेगा तो नहीं लगेगी, वो उसमें
बोरॉन यूज होता है। क्यों यूज होता है? क्योंकि बोरॉन बहुत ही ज़्यादा हार्ड मटेरियल है, बेस्ट एंड लाइट कंपोजिट मटेरियल फॉर एयरक्राफ्ट्स। तो इसका जो फाइबर्स होते हैं, फाइबर्स मतलब पतली पतली तारें कंसिडर करो, उसकी जो फाइबर्स होती हैं वो बहुत ही कम डेंस होती है, उनकी डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए वो एयरक्राफ्ट्स में भी यूज हो सकता है। बोरॉन के जो 10B आइसोटोप होता है, इसकी एबिलिटी होती है न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब करने की, तो ये आराम से न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स में यूज होता है, लाइक कंट्रोल रॉड्स और प्रोटेक्टिव शील्ड्स में ये यूज होता है। बोरेक्स, द मेन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ हीट रेसिस्टेंट ग्लास। तो ऐसे ग्लास जो हम लोग लैब में यूज करते हैं जो हीट रेसिस्टेंट होता है। वैसे जनरली ग्लास को क्या होता है कि अगर तुम हीट करोगे तो वो टूट जाता है, तो लैब में हमें काम करना होता है, हमें फ्लेम के ऊपर ग्लास रखने होते हैं और उनको हीट करना होता है, तो इसलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बोरेक्स या बोरिक एसिड यूज़ करते हैं। तो उससे जो ग्लास बनता है वो, जैसे बोरोसिल एक कंपनी है ग्लास की जो कि हीट रेसिस्टेंट ग्लास बनाती है, उसको अगर हम लोग हीट करेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होगा, इतनी आराम से पिघलेगा नहीं और वो आराम से टूटेगा भी नहीं। इसको फर्दर ग्लास वूल और फाइबर ग्लास में भी यूज़ किया जाता है। ऑर्थोबोरिक एसिड को एक माइल्ड एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज़ किया जाता है, लाइक समटाइम्स उसे आँखों में डाला जाता है क्योंकि बहुत ही वीक एसिड होता है, तो ये हमारे लिए सेफ होता है, इसको आँखों में डाल सकते हैं। बोरिक एसिड को हम लोग नॉर्मली जब जूतों में स्मेल आती है तो उसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं बोरिक एसिड, तो उससे वो ठीक हो जाता है। केमिस्ट की शॉप पे आराम से बोरिक एसिड मिल जाता है। एल्यूमिनियम ऑन द अदर हैंड हमें पता है वाइट सिल्वरी मेटल होता है जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है और अच्छा कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। पुराने ज़माने में जो तारें होती थी, आजकल तो कॉपर की यूज़ होती है, पहले एल्यूमिनियम की तारें यूज़ होती थी। कई घरों में तुम्हें आज भी मिल जाएंगी वो पुरानी एल्यूमिनियम की वायर्स, लेकिन अब हम लोग कॉपर की वायर्स ही यूज़ करते हैं। इसकी कंडक्टिविटी एल्यूमिनियम की अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं होता और उसमें लीकेज कई बार हो जाती है। एल्यूमिनियम की जो डेंसिटी होती है वो लाइट होती है, जिसकी वजह से वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह में यूज़ होता है। एल्यूमिनियम इज़ यूज एक्सटेंसिवली इंडस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ, बहुत सारी इंडस्ट्री और एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं। बहुत सारे हमारे घर में जो एलॉयज यूज़ होते हैं उनमें एल्यूमिनियम होता ही है। काफ़ी सारे पाइप्स में, ट्यूब्स में, रॉड्स में, वायर में और फॉइल्स, एल्यूमिनियम फॉइल तो तुम्हें पता ही है, प्लेट्स वगैरह में यूज़ होता भी, यूटेंसिल्स में घर में यूज़ होता है, जो मैंने तुम्हें बताया विच इज़ लिटिल टॉक्सिक। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खा सकते हैं, लेकिन एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना पकाना इज़ अ डिफरेंट थिंग, वो थोड़ा टॉक्सिक हो जाता है। और बहुत जगह पे एल्यूमिनियम का यूज़ होता है। द यूज़ ऑफ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द यूज़ ऑफ एल्यूमिनियम एंड इट्स कंपाउंड फॉर डोमेस्टिक पर्पस इज नाउ रिड्यूस कंसिडरेबली। लोग अब बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते बिकॉज ऑफ इट्स टॉक्सिक नेचर, क्योंकि एल्यूमिनियम क्या होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है। सो अब हम लोग आ जाते हैं कार्बन पे। अब कार्बन का फैमिली पढ़नी है, तो कार्बन फैमिली में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं। कार्बन, सिलिकॉन, सो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। सो ये 5 मेंबर्स हैं, सारे 14 ग्रुप में को बिलोंग करते हैं। इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दे हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन इज द 17th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट है, 17th मोस्ट अबंडेंट है और नेचर में बहुत अच्छे से फैला हुआ है, फ्री स्टेट में भी और कंबाइंड स्टेट में। फ्री स्टेट में लाइक ग्रेफाइट और डायमंड फ्री स्टेट होगी, और कंबाइंड स्टेट मतलब जैसे हाइड्रोकार्बन बनाने के लिए जैसे पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर कार्बन होता है, ह्यूमन बींग्स की जो स्किन होती है, जो आई थिंक ईच एंड एवरीथिंग जो तुम्हारे आसपास तुम्हें दिखेगी मेटल्स को छोड़ के, वो कार्बन से बनी होगी। सो कार्बन क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है और इतने ज़्यादा कंपाउंड होते हैं कार्बन के, सिर्फ एक एलिमेंट को हम लोगों ने क्या दे रखा है, पूरा एक सब्जेक्ट दे रखा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कि कार्बन की इतनी अच्छी प्रॉपर्टी है, इतनी अच्छी कैटिनेशन प्रॉपर्टी है कि वो इतने कंपाउंड से खाता है कि उसको कम्प्लीटली अलग पढ़ा जाता है और उसको एक कम्प्लीटली अलग सब्जेक्ट बना दिया जाता है।
तो कार्बन बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, कार्बोनेट्स हो गए, इनऑर्गेनिक में कार्बन डाइऑक्साइड हमें मिलती है, कार्बोनेट्स हमें मिलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हें पता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए यूज होती है, खाना बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है। Its combination with other elements such as dihydrogen, dioxygen, chlorine, and sulfur provide astonishing array of material ranging from living tissues to drugs and plastic. इनसे लिविंग टिश्यूज बनते हैं। लिविंग टिश्यू मतलब हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो कार्बन से ही बनते हैं। सो वो हो गया, ड्रग हो गया, प्लास्टिक्स हो गया, एंड मैनी मोर थिंग। बहुत ही अलग अलग और बहुत ही डाइवर्स तरीके के कंपाउंड्स बनते हैं। आज तक हमारे आसपास जितने भी चीज़ें तुम देखोगे, चाहे वुड होगी, वो भी कार्बन से बनी है। जो कई बार पीवीसी होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके अंदर कार्बन होता है, और प्लास्टिक जो होते हैं उसके अंदर कार्बन है। आई थिंक कि ईच एंड एवरीथिंग जो हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होती है, इट इज़ अ ऑर्गेनिक कंपाउंड। वो कार्बन का ही कोई ना कोई कंपाउंड है। हमारे खाने में, हमारे पीने में, ड्रग्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, जो जितनी भी चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। कार्बन तो होता ही होता है। इट इज़ एन एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिम्स। लिविंग ऑर्गेनिम्स कार्बन के बिना एग्जिस्ट नहीं कर सकते। नेचुरली अकरिंग कार्बन, कार्बन जो नेचर में एग्जिस्ट होती है, उसके दो आइसोटोप्स होते हैं, C12 एंड C13, जिसमें से C13 थोड़ा सा रेडियो एक्टिव होता है, लेकिन उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। और इसमें से सॉरी, C13 नहीं, C14 इसमें से रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिविटी की वजह से हम लोग इसे किस में यूज़ करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग में। कोई भी कंपाउंड है और वो हमें पता करना है कि वो कितने साल से है, तो हम लोग उसमें से कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं कि इसके अंदर C14 कितना है। और C14 कितना है अगर हमें पता चल जाता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि इसकी लाइफ कितनी होगी। तो C14 की जो हाफ लाइफ है वो 5770 ईयर्स है। मतलब 1 ग्राम तुम कार्बन 14 लोगे तो 5770 साल में वो आधा ग्राम हो जाएगा। फिर हाफ ग्राम से वो और आधा हो जाएगा 5770। तो जितनी भी अभी तक हमारे पास चीज़ें हैं, जितनी पुरानी से पुरानी चीज़ हो, उसकी कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। उसमें से हम लोग देख सकते हैं कि कितना C14 है। अगर हमें पता चल जाता है कि C14 कितना है, तो उसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं कि उसकी एज कितनी हो। ठीक है, आगे कार्बन का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही कर रहे हैं। क्या, मुझे समझ में नहीं आया। रजिस्ट्रेशन होने वाला है। रजिस्ट्रेशन होने वाला है? नहीं, मुझे तो अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं चला। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। अच्छा, चलो, मुझे पता चलेगा तो मैं बताता हूँ।